मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन का, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे साइक्लोट्रॉन हो या फिर एमसी गैल्वेनोमीटर हो या फिर आगे आएंगे यूनिट में डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनमें से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। देखिए, दो पार्ट बनेंगे लेक्चर के आपके, तो 2 वीडियोज़ हैं इसके ऊपर। पहले हम इसकी वर्किंग को समझेंगे कैसे काम करता है, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो हम मैथमेटिकली करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्या होता है ये। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको एक्सलरेट करने के काम आता है, या हाईली एनर्जेटिक उनको बना देता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ से कि इतनी ज़्यादा एक्सलरेशन की या एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इतनी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी। अगर आप एटम के बारे में जानना चाहते हो कि एटम का जो इनर पार्ट है, यानी एटम का, ये तब आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में या फिर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने स्टडी किया था कि एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी होता है, अधिकतर हिस्सा खाली होता है, लेकिन कुछ हिस्सा जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, अगर आप न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हो और न्यूक्लियस के टूटने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होती है, अल्फा बीटा गामा या रिलीज होती हैं, कुछ भी आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस टूटेगा तो आपको पता लगेगा। अब न्यूक्लियस में क्या है, ये हम जानते हैं कि प्रोटॉन और जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। तो ये हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होती है, क्योंकि शॉर्ट रेंज की है, शॉर्ट रेंज होने के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी लॉन्ग रेंज की थी तो वो वीकेस्ट थी नेचर के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के बीच में, तो ये तो हमने पता ही है कि जितनी ज़्यादा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये अट्रैक्टिव और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तो उसको जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स या स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है, उसको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी आपने उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिए। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है तो इसको ब्रेकअप करने के लिए आपको भी बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस मशीन का है, जिसको आप बोलते हो साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन मशीन में होता क्या है, किस किस तरह से काम करती है, पहले से कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो लेट अस कंसीडर 2 होलो डीज यानी DEES जिसको बोलते हो, डी की तरह शेप होती है इसलिए इसको डीज बोल देते हैं। तो लेट अस कंसीडर 2 होलो डीज, तो इसमें 2 होलो डीज होती है इस तरह की। कंस्ट्रक्शन मैंने इसकी पहले ही लिख दी है ताकि ज़्यादा टाइम ना खराब हो, आपका एक्सप्लेन किया जा सके इसको। यहाँ पर एक आप सोलोनाइड यूज कर लेते हैं, सोलोनाइड है, मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगा, एक पोल साउथ की तरह, दूसरी पोल इसकी नॉर्थ की तरह। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स हैं आपकी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ से आप इस तरह से, कुछ फिर आपकी यूं ट्रेवल करेंगी। इस तरह से, यानी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स हमने स्टडी की हुई थी कि मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स किस तरह से हम ड्रा करते हैं। आगे जाके ये जो डीज हैं इनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक ऐसी बैटरी से, या फिर ऑसिलेटर भी बोल देते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू चेंज होती है, यानी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और नेगेटिव आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। तो इस तरह के एक ऑसिलेटर आपने इसको प्रोवाइड करवाया है, जिसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाना। तो इनमें 2 होलो डीज हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो है आपकी 2 होलो डीज हैं, यानी होलो है, इसका मतलब इसका जो इनर जो इनसाइड में है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। डीज के इनसाइड के अंदर की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो 0 है इनसाइड में, क्योंकि होलो है ये आपकी। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है, हम पीछे टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में भी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करें, हमने ऑसिलेटर प्रोवाइड करवा रखा है, जिसके कारण इस सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सरफेस की बात करी मैंने, इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो जाएगा। अब इस गैप की अगर मैं बात करूं, ये जो दोनों डीज का बीच का जो गैप है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है
अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, ये देखो आप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों डिज के बीच में जो गैप आपका उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका मान के चलते हैं कि नहीं है, यानी जीरो है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ये थोड़े कन्फ्यूजनल बातें हैं। कन्फ्यूजनल बातें यूँ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइज होगा ही होगा। तो फिर हम किसको काउंट करें यहाँ पर, या किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस स्टेज के ऊपर हम बात करते हैं, आप 5th यूनिट में जाके पढ़ेंगे जिसका नाम है EM वेव्स। उसमें एक रिलेशन निकल के आएगा कि E/B इज इक्वल टू C, और E आप यहाँ से निकालोगे तो B इंटू C। इसका मतलब E जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगा आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसका। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम काउंट करेंगे किस गैप के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी मोशन के लिए। तो कह सकते हैं कि इनसाइड के अंदर अगर बात करूँ मैं डीज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ सरफेस पे है, और इस डीज के गैप के बीच का जो गैप है उसकी बात अगर करूँ तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब इसकी वर्किंग में होता क्या है, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसकी लिमिटेशन में जब बात करेंगे तो हम नेगेटिव और न्यूट्रल के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इसकी वर्किंग के ऊपर आ जाओ। अच्छा, एक बात तो आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो इस ऑसिलेटर ने प्रोवाइड करवा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो सोलोनाइड से प्रोवाइड हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है यहाँ पर। तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, फिर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन थी उस पर बेस्ड करता है, और वो आपको क्या कहती है, सम ऑफ फोर्स, यानी सम है फोर्स का किसका, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या रिलेशन निकल के आया था, Q इंटू E प्लस के V क्रॉस के B। ये हम पीछे कर चुके हैं लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन में। तो दोनों फील्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसका मतलब ये लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन के आधार पर काम करता है। दोनों फील्ड अपने अपनी फोर्स लगाएंगे। अब कौन से फील्ड का क्या काम है। अब अच्छा, यहाँ पर जब कोई कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, चाहे अल्फा हो चाहे फिर आपका प्रोटॉन हो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, जब वो एंटर करता है, एंटर कैसे करता है भी ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा। इससे पिछली वीडियोज़ में भी हम डिस्कस किया था कि पाथ फॉलोड बाई ये चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अलग अलग पाथ कवर कर पा रहा था वो आपका, कि एंगल जब 90 है तो कितना है, 0 और 90 के बीच का है तो कितना है, वो पाथ स्ट्रेट है या फिर सर्कुलर है या फिर एलिकल है। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर भी हमने किया था अगर थीटा 90 डिग्री का है तो उस स्टेज के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका वो सर्कुलर पाथ अटेन करेगा। अगर इस तरह सिचुएशन ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल आपका परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो वो फिर इस तरह की जो मोशन है आपकी वो लगातार ये मोशन आपकी अटेन करेगा, सर्कुलर पाथ अटेन करवाएगा। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका एंटर करता है तो स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। एट स्टार्ट जो वेलोसिटी है आपकी वो आपकी उसकी 0 थी स्टार्टिंग के अंदर। क्लियर, वेलोसिटी उसकी 0 थी। फिर क्या किया, जब वो आपका इसके परपेंडिकुलर जब वो एंटर किया चार्ज पार्टिकल, तो फिर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने प्रोवाइड करवा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, फोर्स लगाना। अगर एक प्लेट पॉजिटिव है आपकी, एक प्लेट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है वो फोर्स लगा रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे। ये जो पॉजिटिव है इसका, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप डीज के गैप बीच में जो गैप है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड करवाया है वाया ऑसिलेटर, तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसी डायरेक्शन के अंदर उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा देगा, यूँ दिखा देगा उसको। तो इसका मतलब पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी सपोज करो आप v होगी। क्लियर, तो उसकी v वेलोसिटी हो जाएगी। मैं इसको रफली कोई पेज यूज़ कर लेता हूँ ताकि कुछ बातें लिखी जा सके। तो स्टार्टिंग में अगर उसकी वेलोसिटी 0 थी, लेट एट स्टार्ट, तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। किस स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, जब D1 आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल पे थी और जो D2 थी आपकी प्लेट वो जब आपकी नेगेटिव पोटेंशियल पे थी। तो D1 आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल पे थी, ये D1 है आपकी, ये D2 है और ये आपके नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है। तो यहाँ से जब हमने फोर्स लगाई इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने, तो जो रेस्ट पे था पार्टिकल आपका, तो वो आपका वेलोसिटी v हो जाएगी उसकी। फिर वो अब यहाँ तक तो आ गया, अब इनसाइड में एंटर करेगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, उसका काम खत्म।
इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और ये परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर वो एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करवा देगा यूं, इसको आगे नहीं जाने देगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको सर्कुलर पाथ। अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू चेंज होगी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होगा कि पॉजिटिव आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव तो फिर यूं तो कहा हुआ है ना उसको, तो इस तरह से फोर्स लगाएगा। क्लियर। लेकिन अब की बार इसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा हो चुकी होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। तो अब इसकी वेलोसिटी सपोज करो v से पहले रेस्ट पे था ये, फिर v हुई और फिर नेक्स्ट केस में कितनी होगी 2v। अब फिर इन साइड में इंटर करेगा ये गैप को क्रॉस करने के बाद, गैप क्रॉस करते ही उसकी जो हम कह सकते हैं कि पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो उस स्टेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आपका जीरो है इन साइड में, फिर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करवा देगा, वेलोसिटी इसकी बढ़ चुकी है। तो सर्कुलर पाथ इस तरह का होता है कि बार बार इसी के ऊपर आप चक्कर काटते रहो। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर हम कह सकते हैं वो यूं ट्रैवल करेगा, फिर रेडियस भी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो रिलेशन से हम निकालेंगे तो वो फिर उसको यूं एक्सेलरेट करवा देता है, यहाँ तक ले आएगा। मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, वो परपेंडिकुलर होने का सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करवाएगा। तो यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड अपना काम कर दिया। अब यहाँ से आते ही फिर पोलरिटी चेंज हो जाती है इसकी, फिर वो प्लेट आपकी पॉजिटिव बन जाएगी, ये प्लेट आपकी नेगेटिव बन जाएगी। पॉजिटिव फिर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो अब इसकी वेलोसिटी 2v से 3v हो चुकी होगी। इन साइड में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका काम खत्म। मैग्नेटिक फील्ड फिर सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करवा देगा इस तरह से। यहाँ से आते ही फिर पोलरिटी चेंज हो जाएगी इसकी, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगी। तो इसका मतलब फिर ये फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो विद ए ग्रेटर वेलोसिटी। तो इस तरह से ये लगातार उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता रहता है। कब तक एक्सेलरेट करता है? जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो जाती। तो इस गैप के बीच का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ये जो डीज के अंदर की बात करें हैं, इसको सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करवाना किसका काम है? मैग्नेटिक फील्ड का। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है वो फील्ड से बाहर ना चला जाए, इसलिए उसको कम बैक करवाना, ताकि एक सर्कुलर पाथ अटेन होता रहे। और उस पाथ के हम रेडियस भी निकालेंगे, वेलोसिटी भी निकालेंगे, टाइम पीरियड भी निकालेंगे, वो वर्किंग का पार्ट हो जाएगा इसका मैथमेटिकली। फिर जब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है इसकी, तो उस स्टेज के ऊपर यहाँ पर एक गैप होता है जिसको विंडो भी बोल देते हैं। ये विंडो से निकल के सीधा उस टारगेट पे जाके टकराता है, या कोई रिफ्लेक्टर प्लेट से टकराएगा। ये एटम आपका ये न्यूक्लियस है, तो इतना हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जब न्यूक्लियस से टकराएगा तो न्यूक्लियस आपका एक्सप्लोड हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर आपने जो भी इस न्यूक्लियस के साथ करना है वो करो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में लो। वैसे भी जिस तरह से मान लिया आपने कोई कम दूरी का जंप लगाना हो तो नॉर्मली बात आप खड़े खड़े भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा लंबा जंप है तो फिर आपने क्या करना पड़ता है? भाग के आना पड़ता है। इसी तरह से जो फास्ट बॉलर होते हैं आपके पेसर जिसको बोलते हो आप, वो भी पीछे से भाग के आपकी बॉलिंग करते हैं ताकि उनकी स्पीड बॉल की स्पीड में ऐड हो जाए, तब वो इतनी फास्ट करते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो इस पार्टिकल को हम अपने नॉर्मली तो इतना ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, तो एक मशीन की सहायता से इसको ज़्यादा एक्सेलरेट किया जाता है। और ये मशीन कैसे कैसे काम करती है आपने इस वीडियो में समझा है। तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर टारगेट से होता हुआ सीधा उस न्यूक्लियस से या टारगेट पे जा टकराएगा और न्यूक्लियस आपका एक्सप्लोड हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी आपकी इसकी भी कोई मशीन किस तरह से काम करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलग अलग पार्ट निकालेंगे, टाइम पीरियड क्या है इसका, वेलोसिटी क्या, रेडियस क्या है, यानी मैथमेटिकली।